हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज्योर वेब ऐप सर्विस क्या होती है, क्या प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व करती है और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ये सब कुछ हम थियोरेटिकल लेवल से समझेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस इसकी होंगी प्रैक्टिकल। अब जब हम बात करते हैं ना एज्योर वेब ऐप की, तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। तो इसके अंदर बहुत चीजें होती हैं, बहुत मूविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इसको प्रैक्टिकल लेवल पे समझने से पहले, देखने से पहले कि भी प्रैक्टिकली कैसी चीजें काम करती हैं, थ्योरेटिकली हमको पता होना चाहिए भी क्यों हमको यूज करना है एज्योर वेब ऐप। क्यों हम ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यूज कर सकते, या फिर क्यों हम वर्चुअल मशीन्स यूज नहीं कर सकते। ये सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है ये, क्योंकि आज के टाइम पे आपको सर्वरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को बहुत मिलता है। मतलब कि आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अडॉप्ट कर चुकी हैं इस चीज को, जिसके अंदर वो वर्चुअल मशीन्स को मैनेज नहीं करना चाहती, जिसके अंदर वो अंडरलाइंग हार्डवेयर को मैनेज नहीं करना चाहती। वो चाहते हैं भी उनका कोड जो है जल्दी से जल्दी डेवलप हो और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में आए, और उनकी जो मेन डेवलपर्स का काम है कोड को मेंटेन करना, कोड को मैनेज करना, राइट, सिर्फ वो ही करें वो। उनको हार्डवेयर से लेना देना नहीं है। उनको नहीं चाहिए कि भी उनको ऑपरेटिंग सिस्टम पैच करने हैं, इन सब से लेना देना नहीं। तो आप देखोगे ये अभी भी बहुत बड़ी चीज है, और अपकमिंग फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होगा हमारा वेब ऐप के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये सिंपल बताया हुआ कि व्हाट इज एज्योर ऐप सर्विस। भाई एज्योर ऐप सर्विस है क्या? तो एज्योर ऐप सर्विस इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स, रेस्ट एपीआईज, मोबाइल ऐप बैकएंड्स। ये मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत सिनेरियोस हो सकते हैं। मतलब कि आप सिंपल ऐप सर्विस को समझ सकते हो कि ये आपको अलाउ करता है, जैसे आपकी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आप सब कुछ होस्ट कर सकते हो एज्योर ऐप सर्विस की हेल्प से। ठीक है, आप पूरी की पूरी एक वेबसाइट बना सकते हो एज्योर ऐप सर्विस पे। आपको कोई ऐसे हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो, ऐप सर्विस का यूज कर सकते हो और अपने वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे मैंने रेस्ट एपीआई बताई, और डिफरेंट तरीके जैसे सोप हो गया या फिर और होगी, आप और चीजें भी कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है। अगर मान लो आपको डॉट नेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है अपने वेब ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, आप डॉट नेट का यूज कर सकते हो, जावा, नोड जेएस, पाइथन, पीएचपी। ठीक है, ये सारी जो है ये आपको सपोर्ट में मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको विंडोज और लिनक्स दोनों का सपोर्ट मिलता है। मतलब ऐसे नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो कि भाई अंडरलाइन जो मशीन होगी। अब एट द एंड आपको ये समझने की जरूरत है कि हालांकि आपको ऐप सर्विस के अंदर डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना कोड लिखना और डिप्लॉय करना है, आपको कोई वर्चुअल मशीन मैनेज नहीं करनी। बट एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी सर्विसेज होती है ना, ये सारी की सारी किसी कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल्ड है। चाहे वो कंप्यूटर विंडोज रन कर रहा हो या वो लिनक्स रन कर रहा हो, बट एट द एंड आपका जितना भी काम हो रहा है वो सबका सब एक कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, कंप्यूटर से मेरा मतलब वर्चुअल मशीन पे ही इंस्टॉल्ड है। बट इस सिनेरियो के अंदर आपको कोई वर्चुअल मशीन मैनेज नहीं करनी पड़ रही, आपको सीधा एक्सेस मिल रहा है आपके डेवलपर टूल्स का। ठीक है, तो ये दोनों के लिए काम करता है। जैसे कि डॉट नेट की हम बात करें, ठीक है, पॉसिबल चांसेस होते हैं लिनक्स के अंदर आपको सपोर्ट ना मिले डॉट नेट का, अगर मिलता है तो प्रॉपर ना मिले। तो उस सिनेरियो में विंडोज आपको अलाउ किया जाता है यूज करने के लिए। उस तरीके से ऐसे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सिर्फ विंडोज के लिए, आप लिनक्स विंडोज दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑटो स्केलिंग आपको मिलती है। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपके वेबसाइट पे जो जो कि ऐप सर्विस पे रन कर रहा है उस पे लोड बढ़ जाता है, तो ऑटो स्केलिंग बैकएंड के अंदर ऑटोमेटिकली आप सेटअप कर सकते हो कि ये अच्छा है ना, इतना लोड आया इसके ऊपर तो इतने इस तरीके से इसको स्केल कर दो, और अगर इतना लोड कम हो जाए तो इस तरीके से इसको डीस्केल कर दो। तो ये चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मैनेज सर्विस है। ठीक है, आपको वरी नहीं करना पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर की वरी नहीं करना पड़ता, इससे मेरा मतलब है कि आपको हार्डवेयर का स्पेसिफिकली हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंडरलाइंग विंडोज या लिनक्स जो रन हो रहा है उसके ओएस अपडेट की टेंशन की जरूरत नहीं है, पैचेस की टेंशन की जरूरत नहीं। नहीं, आपको सिर्फ टेंशन लेनी है आपकी जो वेबसाइट का या फिर एपीआई का कोड है, जो एज अ डेवलपर आपकी सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपको अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इस सिनेरियो में।
तो यहाँ पे मैंने बताया इट इज अ फुली मैनेज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो वहां पे मैंने क्लाउड मॉडल समझाया था। क्लाउड मॉडल के अंदर तीन आती है मेन। पहली होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। एंड तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। ठीक है, IaaS के अंदर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस के अंदर आपको हार्डवेयर दिया जाता है। ठीक है, आपको हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड के थ्रू। आपका काम होता है उसके ऊपर अपनी वर्चुअल मशीन्स बनाना और उस वर्चुअल मशीन को मैनेज करना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आपको हार्डवेयर भी दिया जाता है और आपकी जो वर्चुअल मशीन होती है वो भी आपको कॉन्फ़िगर दी जाती है। आपका काम होता है उसके ऊपर जो आप कोड लिखोगे अपना, उसको मैनेज करना बस। तो आपको वीएम, वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपको हार्डवेयर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो होता है मेनली क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, राइट? तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। आपको एज अ यूजर मेरे को इंस्टाग्राम का ऐप बिल्ड नहीं करना पड़ता अपने फोन पे, राइट? मेरे को ऐप स्टोर में जाना है या फिर प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड करना है उसको, अपने अकाउंट के साथ साइन इन करना है और मेरा सॉफ्टवेयर जो है काम कर रहा है सिंपल। उस सिनेरियो में इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसके अंदर मेरे को सॉफ्टवेयर प्री बिल्ट सब कुछ दिया हुआ है। एज अ यूजर मेरे को उसको कंज्यूम करना बस। ठीक है, तो ये तीन होते हैं। एज्योर ऐप सर्विस जो होती है वो होती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसको इजी वे में मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है कि जब हम होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को वर्चुअल मशीन्स पे, वो कैसे डिफरेंट है एज कंपेयर टू जब हम होस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को ऐप सर्विस पे। तो इन दोनों को समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं जब हम होस्ट करते हैं अपने वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को वर्चुअल मशीन पे, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एज्योर का डाटा सेंटर है। अब यहाँ पे आप एज्योर के एडमिन हो। ठीक है, आपने अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन किया। एज्योर पोर्टल पे लॉगिन करके आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई जो कि एज्योर के डाटा सेंटर में डिप्लॉय हुई। ऑलराइट, उसके बाद आपने इस वर्चुअल मशीन पे, अगर ये लिनक्स है तो आपने अपाची इंस्टॉल किया या इंजन एक्स इंस्टॉल किया, अगर विंडोज है तो IIS इंस्टॉल किया और आपने एक वेबसाइट बना दी sharmaIT.com। ये वेबसाइट आपने पब्लिकली अवेलेबल कर दी। ये आपका क्लाइंट है। ठीक है, ये आपका क्लाइंट इस वेबसाइट को अब कनेक्ट कर सकता है और इसको एक्सेस कर सकता है। ये इस तरीके से आपका वेब इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। तो इस सिनेरियो में आपको एज्योर ने पूरा का पूरा सेटअप करवा दिया, राइट? पर इस सिनेरियो के अंदर एज ए एडमिन, जब हम वर्चुअल मशीन का यूज कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडमिन क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एडमिन कि इस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आएंगे उसको मैं मैनेज करूंगा एज एन एडमिन, राइट? इस वर्चुअल मशीन के ऊपर अगर कोई सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, मान लो मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, कोई मैंने टैक्स सॉफ्टवेयर, टैक्स इंफॉर्मेशन फिल आउट करने वाला या ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, तो उस सॉफ्टवेयर को पैच करना, अपडेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एज्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वर्चुअल मशीन के अंदर जितना भी काम हो रहा है वो एज एन एडमिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर ये वर्चुअल मशीन जिस हार्डवेयर के ऊपर रन हो रही है, मान लो किसी डेल के सर्वर पे रन हो रही है ये मशीन, या फिर नेटवर्किंग जो हो रही है यहाँ पे, फिजिकल हार्डवेयर लगा है, उसका काम मेरा नहीं है एज एन एडमिन। वो सिर्फ एज्योर करेगा। उसकी हाई अवेलेबिलिटी एज्योर का काम है। मेरा काम है इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इस मशीन पे जो हार्ड आपकी सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, आपकी जो वेबसाइट रन हो रही है, उसको मेंटेन करना काम है। ठीक है, अब इस सिनेरियो में एज एन एडमिन, मान लो मैं सिस्टम एडमिन हूँ। ठीक है, मेरे को तो पता है कि भाई मशीन को कितने CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कितनी उस इस वर्चुअल मशीन को कितनी डिस्क स्पेस चाहिए, कितनी टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए, ये सब कुछ एज एन एडमिन पता है और एज एन एडमिन मेरा काम है ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। बट इफ मैं एडमिन नहीं हूं, मैं एक डेवलपर हूं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा डेवलपर्स को नहीं पता होता, बट डेवलपर्स का एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, डेवलपर्स का मेन फोकस होता है कोड को राइट करना। जब हम बात करते हैं एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर की या हम बात करते हैं सिस्टम एडमिन की, तो उसका मेन फोकस कोड राइटिंग पे नहीं होता। उसका मेन फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे। ठीक है, तो मान लो अब यहाँ पे एज्योर एडमिन नहीं है, ये डेवलपर है। यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, ये डेवलपर है। अब डेवलपर के लिए मेन फोकस क्या है उसका? ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, थोड़ा क्लीन लगेगा ये। मान लीजिए एज्योर एडमिन नहीं है, ये आपका डेवलपर है। ठीक है, ये डेव है। तो इसे डेवलपर को किस लिए हायर किया गया कंपनी के द्वारा? इसको हायर किया गया कि भाई ये कोड लिख सके प्रॉपर, बढ़िया तरीके से, और अपनी वेबसाइट को अप एंड रनिंग रख सके। पर उस सिनेरियो में अगर इस डेवलपर ने डिसाइड किया कि भाई मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर अपने कोड को रन करूंगा, तो उसके अंदर
डेवलपर की जिम्मेवारी कोड की तो है ही है, साथ में उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि भी उसने ये जो वर्चुअल मशीन है इसके अपडेट्स को भी हैंडल करना, मेक श्योर करना है कि भाई इस पे कोई अपडेट मिसिंग ना हो, ताकि ये मशीन हमारी वल्नरेबल ना रह जाए किसी एक्सप्लॉइट लिए या किसी वल्नरेबिलिटी के कारण हमारी को प्रॉब्लम ना आए। तो उन चीजों को भी मेंटेन रखना है। उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है, ऑटो स्केलिंग वगैरह करनी है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम इमेजेस बनानी है, ये सब कुछ भी डेवलपर के अंडर आ जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है डेवलपर नहीं कर सकता, पर वो हेक्टिक हो जाता है क्योंकि डेवलपर का काम है कोड लिखना। तो उस सिनेरियो में हमारी आ जाती है एज्योर ऐप सर्विस। अब एज्योर ऐप सर्विस के अंदर क्या होता है? एज्योर ऐप सर्विस के अंदर सबसे पहले चेंज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन नहीं है, यहाँ पे ये ग्लोब सा बना है। ठीक है, ये क्या है? तो इसके अंदर आपकी जो ये ग्लोब बना हुआ है ना, ये ऐप सर्विस है, ये एक्चुअल में एक मशीन के ऊपर ही रन हो रही है। यहाँ पे एक इस तरीके से मशीन बनी हुई है, वर्चुअल मशीन, उसके ऊपर ही ये ऐप सर्विस दिख रही है। बट यहाँ पे एज्योर एडमिन को सीधा ये ऐप ही दिखता है। उसको ये नहीं दिखेगा नीचे वर्चुअल मशीन कौन सी है, उसको ये नहीं दिखेगा उस वर्चुअल मशीन में कितनी रैम है, कितना सीपीयू है, उसको ये नहीं दिखेगा डेल के ऊपर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ये सब कुछ हिडन होता है। तो इस सिनेरियो में डेवलपर का या फिर एडमिन का काम रह गया कि मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल के थ्रू इस ऐप को एक्सेस करना है और इसके ऊपर अपना कोड टाइप करना है, कोड राइट करना है और इस कोड को पब्लिश कर देना है पब्लिक के लिए, ताकि पब्लिक इसको एक्सेस कर सके। अब इस सिनेरियो में यहाँ पे एडमिन नहीं है, मान लो डेवलपर है, तो डेवलपर का काम क्या रह गया? डेवलपर का काम सिंपल रह गया कि भाई मैं आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ये डेवलपर है। अब अगर ये एज्योर ऐप यूज कर रहा है तो उस सिनेरियो में इसका काम है भी मैं आऊंगा अपने पोर्टल पे लॉगिन करूंगा और मेक श्योर करूंगा मैं जो कोड है सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके लिखूं, ताकि मेरा कोड वल्नरेबल ना हो। ठीक है, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट है कि नहीं। मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई विंडोज 7 रन हो रही है, विंडोज 2030 रन हो रही है, डजेंट मैटर। राइट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता नीचे हार्डवेयर कौन सा रन हो रहा है, नहीं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ये काम है एज्योर का, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ कोड लिखना। तो एज्योर ऐप सर्विस उस सिनेरियो में काम आती है जहां पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना ही हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना। हम चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, जो हम प्लेटफॉर्म अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो उस सिनेरियो में आपकी ऐप सर्विस का काम आता है। तो लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो कि है हमारा ऐप सर्विस प्लान। तो राइट नाउ हमने समझ लिया भाई हमको क्या जरूरत है एज्योर वेब ऐप की, राइट। हमने समझ लिया भाई कैसे एज्योर वेब ऐप जो है, एज्योर ऐप सर्विस जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमारे वर्चुअल मशीन्स के साथ। बट एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू प्राइसिंग। ठीक है, हमको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, डजेंट मैटर हम वर्चुअल मशीन्स का यूज कर रहे हैं या फिर हम एज्योर ऐप सर्विस का यूज कर रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन के मुकाबले ऐप सर्विस थोड़ी सी डिफरेंट है जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी तक हम पढ़ाई करते आ रहे हैं इन चीजों की, राइट। तो हम फ्री टीयर का यूज कर रहे हैं, हमको सब कुछ फ्री में मिला है और हमारी ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आ रही। बट जब हम वेब ऐप की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर कॉस्ट थोड़ी ट्रिकी होती है। तो यहाँ पे इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप इस लिंक पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ऐप सर्विस प्लान के डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है हमारा फ्री प्लान, ठीक है, F1, जिसके अंदर आपको शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, शेयर्ड इन सेंस के अब मैं प्रॉपरली इसको ऐसे नहीं बता सकता, बट शेयर्ड आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई आपको अ, ऐसा हार्डवेयर या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जिसको और डेवलपर्स या फिर और यूजर्स भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपना वर्कलोड यूज डालते हो अपना। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो शेयर्ड फ्री प्लान्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे D1 शेयर्ड है या फिर F1 फ्री है, इसके अंदर आपको लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि 1 GB रैम ही मिल रही है, 1 GB स्टोरेज मिल रही है। ठीक है, फ्री के अंदर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा और आपको एक दिन के 60 CPU मिनट्स मिलेंगे, मतलब 60 मिनट से ज्यादा नहीं चला सकते आप इसको। अब ये फ्री इसलिए है क्योंकि ये टेस्टिंग वगैरह के लिए है। अब रियल वर्कलोड तो आप डेफिनेटली इस पे नहीं चलाओगे, तो ये टेस्टिंग वगैरह के लिए है, जैसे कि आप अभी सीख रहे हो, राइट। तो जो सीखना चाहता है उसके लिए बनाए गए हैं टीयर्स। नेक्स्ट हमारा D1 शेयर्ड के अंदर आपको 240 मिनट्स मिल रहे हैं सीपीयू के एज कम्पेयर टू फ्री। इसके अंदर आपकी कॉस्ट होती है $9 पर मंथ पर साइट। 1 GB स्टोरेज मिल रही है, 1 GB रैम मिल रही है।
और यहाँ पे इन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी हुई है जैसे डेव स्लैश टेस्टिंग प्लान्स और वगैरह वगैरह, राइट। बट आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ऐप सर्विस के मेन प्लान्स जो होते हैं, जो कि आप रियल वर्ल्ड में यूज करोगे, जैसे कि ऐप सर्विस बेसिक प्लान्स। तो बेसिक प्लान्स के अंदर B1 B2 B3 आता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको ये सारे प्लान या इसकी प्राइसिंग याद करने की जरूरत नहीं है, कि आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई B3 की प्राइसिंग कितनी है, कितने कोर्स मिलते हैं, नहीं। ये कोई याद भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स और ये चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। ऑलराइट। बट यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ भाई, अगर आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लिंक को आपको विजिट करना है, कहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। क्योंकि अगर आप रियल वर्ल्ड में अगर कोई काम करने जाओगे ना, तो वहां पे आपको प्लानिंग करनी पड़ती है पहले प्रोजेक्ट की। उसके बाद आपको अपने कंपनी के जो हायर मैनेजमेंट है उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उनको कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है भाई वो अलाउ करते हैं आपको प्रोसीड करने के लिए कि नहीं। क्योंकि एट द एंड उनको आईटी से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि उनका बिजनेस अच्छा चलना चाहिए। ठीक है। तो ये इसलिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर स्टोर कर सकते हो, बट एक मतलब कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तो बेसिक प्लान के अंदर आपको ये बता देते हैं कितनी रैम मिलेगी, कितनी स्टोरेज मिलेगी, राइट। उसके बाद आपके प्रीमियम प्लान्स आ जाते हैं। प्रीमियम प्लान्स के अंदर आपको ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बता देता है, रैम कितनी मिल रही है, कितनी स्टोरेज मिल रही है। उसके बाद आप पे एज यू गो करते हो तो कितने आपको डॉलर्स पर मंथ देने पड़ेंगे। और आई थिंक ये सारा यूएसडी के अंदर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप इसको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे कि मैंने बताया था दोनों सपोर्ट करता है, विंडोज एंड लिनक्स। तो विंडोज एंड लिनक्स के अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिनक्स को चूज करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो लिनक्स के अंदर मेरे पास शेयर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, राइट। उसके बाद मेरे को प्राइसिंग में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्रीमियम के अंदर $62 है। तो ये चीजों का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना इस वीडियो का, तो उसके अंदर आपको ज्यादा समझ में आएगा। बट डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स बेसिक अगर मैं आइडिया दूं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो डिप्लॉयमेंट स्लॉट आपको फ्री के अंदर नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे हमारा फ्री टीयर है ना, फ्री टीयर के अंदर हमको डिप्लॉयमेंट स्लॉट नहीं मिलता। हमको कम से कम बेसिक प्लान पे तो जाना ही पड़ेगा, जो कि मैं जाऊंगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो प्रैक्टिकल वाली, बट उसके पैसे लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं और डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का आइडिया दे देता हूँ, डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स क्या होते हैं। तो मान लो आपने यहाँ पे डिसाइड किया भाई मैं अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ ऐप पे, ऐप सर्विस पे। ठीक है, ये आपका ऐप सर्विस का ग्लोब है सुंदर सा। ठीक है। अब इस पे आपने अपनी शर्मा आईटी वेबसाइट बना दी। अब ये आपका डेवलपर है, ये बोलता है भाई इस वेबसाइट पे जो पेमेंट सिस्टम है ना वो बहुत पुराना सा है, इसको मैंने अपग्रेड करना है, कुछ नया सा पेमेंट सिस्टम डालना है। तो उस सिनेरियो, अब राइट नाउ यहाँ पे कोड 1 चल रहा है, जो कि ओरिजिनल कोड है, जो कि बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये कोड 1 है आपका, इस डेवलपर ने लिखा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। सारे लोग जो है यहाँ पे, आपका ये यूजर है, यूजर 1, ये कोड 1 की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है इस तरीके से, और उसको पेमेंट में कोई इशू नहीं आ रहा, सब सही है। अब यहाँ पे डेवलपर ने बोला भी मैंने एक नया कोड लिखा है, उस कोड के अंदर जो कि नया कोड लिखा है, जो कि है कोड 2, उसके अंदर मैंने पेमेंट सिस्टम अपग्रेड कर दिया, जिससे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब ऐप सर्विस आपको अलाउ करती है विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉयमेंट स्लॉट फॉल बैक के लिए, कि मान लो डेवलपर ने डिसाइड किया कि भाई कोड 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा कोड 2 से, और कोड 2 आपने प्रोडक्शन में डाल दिया। अब यूजर कोड 2 को एक्सेस कर रहे हैं, उनको एरर आने लग गया पेमेंट सिस्टम के अंदर। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपैक्टफुल है कि भाई यूजर्स पे ही नहीं कर पा रहे और आपकी वेबसाइट प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्लॉट काम पे आता है। डिप्लॉयमेंट स्लॉट क्या करता है, यहाँ पे आपके पास मान लो दो डिप्लॉयमेंट स्लॉट हैं, डिप्लॉयमेंट स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 के अंदर आपका एक्चुअल में कोड जो है सही है,
वर्किंग कोड, वर्किंग कोड आपने यहाँ पे डाला, जो आपका नया कोड है वो यहाँ पे आपने कोड 2 है जो आपने यहाँ पे डाला डिप्लॉयमेंट स्लॉट 2 में। अब आपने जब टेस्टिंग कर ली ना कि भाई कोड 2 प्रॉपरली काम कर रहा है, यूजर्स इस पे जा रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, डिप्लॉयमेंट स्लॉट स्विच कर दिए, कोड 2 डिप्लॉयमेंट स्लॉट 1 में डाल दिया, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट स्लॉट जिसको हम स्टेजिंग स्लॉट भी बोलते हैं, जो कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए होता है, स्टेजिंग आपको पता ही होगा, स्टेजिंग टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोड 2 का आप स्वैप कर सकते हो सिंपली, विद इन मिनट्स आपका कोड पूरा का पूरा स्वैप हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लो एरर आता है कोड 2 के अंदर, आप दोबारा स्वैप कर सकते हो डिप्लॉयमेंट स्लॉट को, और आपका पुराना कोड प्रोडक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स का बेसिक आइडिया होता है, काम होता है। हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। बट फॉर नाउ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।